अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट, ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल हिसार दिल, राइटर दुनिया जमील, किस्त नंबर 3। हाँ बोलो मोहब, क्या बात है? सलाम को घूरते हुए फ़ोन पर मोहब से बात की। अरे मेरे मोहब का फ़ोन है, कैसा है मेरा बेटा? खलील रहमान अभी तक फ़ोन पर ही थे। पा आप फ़ोन रख रहे हैं या मैं तार निकालूं? मुकीत ने धमकी दी। अच्छा रख रहा हूँ, मेरा बाप बन गया है। ब्रो लाइन कट गई थी बात करते करते, फिर दोबारा नंबर नहीं मिला। मोबाइल बंद हो गया था शायद आपका, तो मैंने लैंडलाइन पर कर लिया, मोहिब ने आहिस्ता से कहा। लाइन नहीं कटी थी, मैंने बंद किया था और अब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है। इसका मतलब ये होता है मुहिबुर रहमान के सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी, मगर उस बेहिस इंसान को कोई फ़र्क कहाँ पड़ता था। मुझे सुबह सुबह आइंदा इन फजूल बातों के लिए तंग नहीं करना, और मैंने सारी बात सुन ली थी। फिर आप मेरी सारी बात सुनने के बाद क्या करोगे ब्रो? मुहिब भी ठीक था, उसने ठंडी सांस भरी थी। क्या कर सकता हूँ मैं? तुम इन बातों को ज़्यादा सर पर सवार करते हो, ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। अगर डैड तुम्हारी मम्मा से प्यार से बात करें तो परेशान होना, क्योंकि इसका मतलब होगा वो तीसरी शादी कर चुके हैं। या छोटे मोटे अफेयर बर्दाश्त करो और तुम घर में होने वाले झगड़ों की फिक्र नहीं किया करो। या तो घर से बाहर चले जाया करो या घर पर कोई मूवी देख लिया करो। स्टार प्लस के ड्रामे से ना कोई टेंशन लो ना मुझे दिया करो। वैसे भी एक तुम और तुम्हारी मम्मा आ गई है मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, बाकी और हिस्से में नहीं होने दूंगा। और अब फ़ोन नहीं करना, इस जहन्नम से निकल आया हूँ मैं। ऑफिस जा रहा हूँ, खबर लेता हूँ तुम्हारे बाप की भी और इस लड़की की भी, डेट पर लेकर जाता हूँ। दोनों भाई हंसे थे। थैंक यू ब्रो, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। ओके बाय। मुकीत का मूड तो मोहब से बात करके वैसे ही ख़राब हो गया था, मगर बाहर से रोती हुई हानिया शकील रहमान और उसके पीछे रहीम को उसका बड़ा सा बैग सीट कर लाते देखकर दिमाग ही घूम गया था। वो तेज़ी से अपने रूम की तरफ बढ़ा। खलील रहमान जब मुकीत से यह पूछने आए थे कि मुनीब ने इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया था, हानिया को रोता देखकर उसकी तरफ बढ़े। मुकीत के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने से दोनों दादा पोती ने चौंक कर जाने वाले को देखा था। अब हानिया का रोना जोर शोर से जारी था। खलील रहमान सोच रहे थे आज फिर मुकीत बगैर नाश्ता किए ऑफिस जाएगा। अफसोस तो हुआ था, मगर अभी कंधे पर सर रखकर रोती पोती ज़्यादा अहम थी, जो आज फिर अपने बाप से सारे रिश्ते तोड़कर उसके बाप के कंधे पर सर रखकर उसके ही बेटे को बुरा भला कह रही थी। और ये तो इनके सारे पोते पोती की आदत थी, सारे यहाँ ही आकर अपनी भड़ास निकाल कर जाते थे। बकौल मुकीत सारे कसूर ही खलील रहमान के थे। आखिर ऐसे खुद गर्ज औलाद पैदा करने की ज़रूरत ही क्या थी? पापा को नींद में कुछ अजीब सा एहसास हुआ तो वो तेजी से उठकर बैठी थी, मगर उसकी मम्मा ने बेड से नीचे गिरी हुई थी और उन्हें एस्थमा का अटैक हुआ था। इनहेलर निकालकर वो मम्मा की तरफ बढ़ी। जब उन्हें सीधा किया तो उनके होंठ नीले हो चुके थे और गिरने से सर पर चोट साथ आई थी, जिस्म भी अकड़ रहा था। दुआ ने जल्दी से उन्हें पफ किया और उनका चेहरा साफ किया। फिर उनकी हालत बिगड़ रही थी, उसके हाथ पैर फूल गए। वो भागकर खाला के घर गई थी। रात के 2 बज रहे थे, पर वो बहुत जोर से दरवाज़ा पीट रही थी। जब हारिस तेजी से नीचे आया, वो जाग रहा था, इसलिए उसे ये आवाज़ें आ गई थी। क्या हुआ दुआ, सब ठीक है? क्या हुआ, रो नहीं, बताओ। वो हारिस, मामा मामा। हारिस भागकर घर के अंदर गया। इतने में खाला का दरवाज़ा भी ज़ियाद भाई खोल चुके थे। दुआ ने उन्हें भी जल्दी से बताकर खाला को उठाने का कहा और तेज़ी से अपने घर भागी, ताकि हारिस उन्हें बेड पर लटा चुका था और ठीक से उन्हें पफ करके कंबल उड़ाकर अब उनके माथे पर कुछ लगा रहा था। वो तो बस रोते हुए कभी उसे और कभी अपनी मम्मा को देख रही थी। उनकी हालत अब नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। हारिस ने दीवार से लगी रोती हुई दुआ को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। वो धीरे से मुस्कुराया। अब ठीक है आंटी, रिलैक्स करो दुआ, हिम्मत से काम लिया करो, ऐसे औसार पता नहीं करते, मरीज से ज़्यादा तुम्हें तवज्जो की ज़रूरत पड़ जाती है। वो शर्मिंदा हुई थी। खाला तेजी से अंदर आई थी। उन्हें ज़ियाद ने उठाकर भेजा था। हारिस को देखकर वो एकदम चौंकी थी। जाहिर है वो उनका होने वाला दामाद था। क्या हुआ है, अल्लाह रहम। आई खाला जान, अब बेहतर है आंटी, बेड से गिर गई थी और एस्थमा का अटैक भी हो गया था। दुआ आप लोगों का दरवाज़ा बजा रही थी तो सन्नाटे में ऊपर भी आवाज़ आ रही थी। मैं तो जाग ही रहा था, आजकल पैकिंग में लगा हुआ हूँ तो बस फ़ौरन आ गया।
हारिस ने बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दी थी और अभी तो उनकी बेटी को भी वजाहत देनी होगी, जिसका फ़ोन काट कर वो दुआ की मदद के लिए नीचे आया था। और हकीकत तो ये थी कि उसे रिमशा से बात करते हुए ही पता चला था कि दुआ दरवाज़ा बजा रही है। अच्छा, अरे देखो तो कितनी चोट आई है, अल्लाह खैर करे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हारिस ये बोल क्यों नहीं रही? मम्मा ने आंखें खोलकर दोबारा बंद कर ली थी। बहुत शदीद अटैक था खाला जान। दुआ, आप कल ही इन्हें डॉक्टर को चेकअप करवाएं। हाँ दुआ, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और हारिस, कल कितने बजे की तुम्हारी फ़्लाइट है? सादिया बेगम ने सवाल किया। खाला जान, कल सुबह 4 बजे की। चलो खैर से जाओ। दुआ बेटा, अब ठीक है तुम्हारी माँ, आराम से आकर बैठ जाओ, उन्होंने दुआ को देखते हुए कहा। वो अभी तक डरी हुई थी। मैं हूँ अपनी बहन के पास, तुम आराम से बैठो। नहीं, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो जल्दी से चाय बनाने गई थी। हारिस, बैठ जाओ बेटा, तुम थे तो संभाल भी लिया, वरना ये बच्ची अकेली कैसे करती, बड़ी फिक्र होती है मुझे उसकी। नवाज के बाद तो ये दोनों बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। अजीब सिद्धि है ये भी, ना ससुराल वालों से बना कर रखी, ना मैके वालों से। अब कल को कुछ हो जाए तो बताओ, जवान बच्ची को किसके सहारे छोड़ कर जाएगी? हारिस ने हैरत और अफसोस से सादिया खाला को देखा था, फिर बेड पर लेटी आंटी को, जिनकी आंखें बंद थी मगर आंसू फिर भी बाहर आकर इनके जागने और होश में आने की खबर दे रहे थे। अच्छा खाला जान, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। वो जाने के लिए उठा। अरे दुआ, चाय ला रही है? नहीं, अब सोना है मुझे, कल बहुत काम है। चाय पी ली तो नींद नहीं आएगी, वो कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया था। फिर किचन के पास आकर रुका था। दुआ को किसी की आहट महसूस हुई थी। आंसू साफ करके मुड़ी, वो सामने ही खड़ा था, आंखों में ढेर सारे शिकवे लिए हुए। हारिस भाई, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत एहसान है आपका, शुक्रिया। मैं ये एहसान जानता हूँ, आप किसी का एहसान नहीं रखती दुआ। नवाज पर ये मैंने आंटी की वजह से किया है, मैं नहीं होता कोई और होता, लेकिन अगर हो सके तो आंटी और अंकल के घर वालों से राब्ता करें। आंटी की कंडीशन ठीक नहीं है। ये मैं कभी नहीं कहता, मगर आप लोग अब अकेले हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आंटी ठीक नहीं है दुआ। चाय का मग उसके सामने किया था। मैं चाय पीना छोड़ चुका हूँ, पर दुआ बहुत सी पुरानी यादों की तरह तुम्हारे हाथ की चाय भी एक अच्छी याद की तरह साथ ले जा रहा हूँ। हारिस ने मग उठाया, एक आखिरी नज़र इस मगरूर लड़की को देखा और तेजी से घर से निकलता चला गया। दुआ निठाल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे आज भी याद था जब वो हारिस को देखकर ख्वाबों की दुनिया में चली जाती थी। हारिस की खामोश नज़रों के पैगाम दुआ को एक कैफ में मुब्तला करते थे। वो ये सब रिमशा को बताना चाहती थी। जब एक दिन रिमशा ने उसे हारिस के बहुत प्यार भरे पैगाम मोबाइल में दिखाए थे और बहुत से गिफ्ट भी थे जो मुख्तलिफ मौक़ों पर दिए गए थे। दुआ ने बहुत हैरत से अपने इस दोस्त को देखा था। इस शख्स की हकीकत बतानी चाहिए थी कि वो उसे भी पसंद करते हैं, मगर दुआ रुक गई क्योंकि हारिस ने कभी डायरेक्ट कोई इकरार नहीं, मेरा मैसेज नहीं दिया था। बस चंद एक सो मनी जुमले और इसकी आंखों से छलकता बहुत नरम सा तासुर। मोहब्बत का मान तो वो रिमशा को दे चुका था। वो खामोश हो गई। रिमशा के चेहरे की खुशी नहीं छीन सकती थी उस बेवफा की बेमानी बातों का जिक्र करके। वैसे भी अगर वो मुकर जाता तो दुआ का भरम भी खो जाता और वो खुद ही इन दोनों के बीच से हट गई। लेकिन उसे हारिस की वो खूबसूरत आंखें, जिनमें उसके लिए हमेशा एक ख़ास तासुर होता था, अब जहर लगने लगी थी। अचानक ही फिर हारिस ने रवैया बदला था। उसके तंजिया जुमले, वो अब उससे बात ही नहीं करती थी, ना सामने आती थी। जारी है। Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.